इस दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी सेवा करनी है, शक्ति, भक्ति करनी है, शक्ति, हर जगह शक्ति की जरूरत है सर। इसलिए हर व्यक्ति की जीवन में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए शक्ति का अर्जन, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है, यह आपको डिसाइड करना है, और वो चीज डिसाइड करेगी कि आप संत थे या शैतान थे। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज इस देश की समस्या क्या है? शक्ति। आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा, ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हमको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी सर। सबसे आसान काम है दूसरे को दोष देना, सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष देना। सबसे आसान काम है दूसरे को डिसिप्लिन करना, सबसे मुश्किल काम है खुद को डिसिप्लिन करना। सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई देखना। ये सब बड़े आसान काम है सर। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया में दो तरह के लोग थे, और दुनिया में दो तरह के लोग रहेंगे। एक एरिस्टोक्रेसी, ये राज करने के लिए पैदा हुई है, और दूसरा कॉमन पीपल, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ है। ये दो तरह की, ये दो जातियां थीं, ये हैं, और ये कयामत तक रहेंगी। कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई नहीं। ये राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 1 से 2% होते हैं ये समाज में। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी समझदारी जो है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत हाई होती है, समझ बहुत ज्यादा है। ये या तो 98% है या 99% है। 98 मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पागल हैं, इनसेन। इनको तुम किसी भी बात पे लड़ा दो, इनको तुम धर्म के नाम पे लड़ा दो, रिलीजन के नाम पे, ये मर जाएंगे। 1937 का जब चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग को 104 सीट मिली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। 4.5% टोटल मुसलमानों का, चेक कर लीजिए, लिख लीजिए 1937 इलेक्शन। 1937 का जब इलेक्शन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों का 4.5% वोट मिला। जिन्ना को लगा कि यार हमारी तो यार कैरियर ही खत्म हो गया यार, अब क्या करें यार, उर्दू बचाओ करते रह गए, हमको तो वोट ही नहीं मिल रहा है। 4.5% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। समझदार आदमी था, बहुत समझदार। उसने कहा अब अगर मैं माइल्ड कम्युनलिज्म, अगर मैं लिबरल कम्युनलिज्म पे ध्यान दूं तो मेरा कैरियर खत्म, अगर मैं कम्युनलिज्म को छोड़ दूं तो पॉलिटिकली एक्सटिंक्ट। तो बोले अब क्या करें? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा अब क्या करो, अब खुल के आ जाओ मैदान में, हम हैं तुम्हारे साथ, पाकिस्तान। उसने कहा बनवा दोगे यार? बोले अरे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही थी सरकार, उनको एक मजबूत सहयोगी चाहिए था कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, और जिन्ना साहब खड़े हो गए। पाकिस्तान। लोग दुनिया में एक घर नहीं बना पाते, उसने एक मुल्क बना दिया। ठीक है, वो मुल्क तबाह हो गया, उसका कोई एजेंडा पूरा नहीं हुआ। बाद में मुल्क बनाने के बाद उसने अपने लोगों से कहा, पहले एड्रेस में, मुल्क बनाने से पहले उसने कहा कि तुम मुस्लिम लीग को वोट नहीं दे रहे हो, तुम पाकिस्तान को वोट दे रहे हो और इस्लाम को वोट दे रहे हो। और जब पाकिस्तान बन गया तब उसने कहा कि किसी धर्म और क्षेत्र को लेकर शासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए अब हमें हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में जीना पड़ेगा। अरे चाचा, अब कौन राष्ट्र? तुम्ही ने आग लगाई और कह रहे हो राष्ट्र। ये इनको तुम किसी भी नाम पे लड़ा दो, किसी भी नाम पे। इधर से वीडी सावरकर बोलने लगे कि हिंदू अस्तित्व खतरे में चला जाएगा, ये मुसलमान और अंग्रेज मिलकर हिंदू अस्तित्व खतरे में मिला देंगे। इनको तुम जाति के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम रीजन के नाम पे लड़ा दो, इनको तुम लैंग्वेज के नाम पे लड़ा दो। ये तैयार है सर, इनको कुछ समझ में थोड़ी आता है।
और जिंदगी के हर फ्रंट पर परेशान है और हर गेम रिस्क है। इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है, हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी, पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे आईएएस की तैयारी ना मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं, अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं, ओह अच्छा अच्छा। इनको हर चीज में एश्योरेंस चाहिए, हर चीज में, हर चीज में। ध्यान करेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। ये सब इनकी खासियत है दोनों ग्रुप की। इसको पता है हर चीज में रिस्क है, कुछ भी हो सकता है सर। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का एश्योरेंस है, मौत का गारंटी बस उसी की है सर। और बहुतों को तो उसने कभी नहीं मारा, आज तक जिंदा है। बुद्ध को कभी नहीं मार पाई वो, महावीर को नहीं मार पाई। कबीर तो कहते ही थे हम न मरब मरिए संसारा, वो तो कहते ही थे हम न मरब। ये दो हमेशा रहेगी। ये वो कौम है जो इसको यूज करेगी और बड़े प्यार से करेगी सर। और ये होंगे सर, कोई नहीं बचा सकता। हिम्मत और साहस से सब कुछ संभव है सर। ये दो कौमें हमेशा रहेंगी सर, इनके सिवा कोई है ही नहीं। इनके सिवा जो कुछ भी है वो इन्होंने बनाया है इनको भटकाने के लिए। दुनिया में दो जातियां हैं बस, तीसरी कोई है ही नहीं। दुनिया में दो धर्म है, तीसरा कोई है ही नहीं। दुनिया में दो क्षेत्र हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। बाकी सब इन्होंने बनाया है इनको भटकाने के लिए। अब 1 अरब 50 करोड़ सबको कहां से दिला पाओगे BMW सर? सरकार ने इनसे कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, बोले अरे हम थोड़ी पैदा कर रहे हैं, भगवान पैदा कर रहा। बोले तुम्हारा नाम भगवान है? बोले नहीं नहीं। लेकिन जब ये एनलाइटेंड मिल जाती है, एनलाइटेंड, तो ये अपने साथ साथ इनका भला भी करती है। ये एनलाइटेंड होनी चाहिए सर। अगर ये बेहोश है, गलत नहीं होती, बेहोश होती है। राम एनलाइटेंड है, मोहम्मद एनलाइटेंड है, गुरु गोविंद सिंह एनलाइटेंड है। औरंगजेब ने पूछा आप संत हैं, आपने हथियार उठा लिया, क्यों? और ये आप दाढ़ी और बाल क्यों रखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों की तरह? बोले हम सेंट वॉरियर्स हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म मतलब सिखिज्म नहीं, धर्म मतलब मानवता। बोले जब दुनियावी राजा फेल कर जाता है तो संतों का काम है हथियार उठाना। मोहम्मद ने भी तो उठाया, कृष्ण ने उठाया, गुरु गोविंद सिंह ने उठाया। ये सेंट्रल एशिया से जितने भी आक्रमणकारी आते थे सबसे पहले पंजाब के लोग मारे जाते थे। नादिर शाह आया, अब्दाली आया, कहां के लोग सबसे ज्यादा मारे गए? पंजाब के। वो तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बना दिया था कि लोग बचे रहे। ये कुछ नहीं। हाँ, आप बस इतना कर सकते हो कि अगर ये एनलाइटेंड हो जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप सिलेक्शन ले लो, 10 साल नौकरी करो और फिर आप आकर आप पार्लियामेंट में बैठो, तो आप इसका भला कर दोगे सर। फिर आप इनका भला कर दोगे, आप एजुकेशन पॉलिसी अच्छी बना दोगे, आप हेल्थ पॉलिसी अच्छी बना दोगे, आप जीडीपी का 1% ज्यादा परसेंटेज आप हेल्थ को दोगे, ज्यादा परसेंटेज आप एजुकेशन को दोगे, तो फिर ये थोड़ा सा सुकून से रहेंगे। यहां लड़ाई कोई धर्म वर्म की नहीं थी सर, लेकिन सिपाहियों को भटकाना था, ताव दिलाना था। लड़ाई चल रही थी सर, लड़ाई हमेशा चलेगी सर। इस धरती पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये लड़ेंगे नहीं, ये तो वेट कर रहे हैं ना सर। हर धर्म में, हिंदुओं में कल्कि का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो भैया तो कुछ काम बनेगा। ये लड़ेंगे नहीं। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। जब आप बाहर निकलते हो, समाज हर जगह फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सारी फोर्सेस आपका अपोज करती हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा है। ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। आप बात करिए लोगों से, अरे गांधी जी चोर थे। खड़े होने की तमीज नहीं है। कायदे से हवा चल जाए तो उड़ जाए, गोरखपुर से बनारस पहुंच जाए, और गांधी जी चोर थे। इसकी बात का क्या बुरा मानना सर। इसीलिए आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक डेमोक्रेसी होने के बावजूद यह तबका इनके साथ कभी नहीं रहता ही नहीं सर। इसीलिए हर शहर में एक वीआईपी एरिया है, हर शहर में एक वीआईपी एरिया है सर। आप दिल्ली आओ, साउथ एक्स, हर शहर में, जैसे इंडस में था ना अपर टाउन एंड लोअर टाउन, और वो हमेशा तक रहेगा सर। पढ़े जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 40 साल उम्र कर दी यूपी पीसीएस की, पढ़े जा रहे हैं।
पाषाण काल से लोग रहते हैं इलाहाबाद में, बाप बेटे दोनों तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। अरे एक अटेम्प्ट दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, अब चलो यार दूसरा काम करो, बाकी अटेम्प्ट देते रहो, एक ही बार तैयारी होगी ना, बार बार थोड़ी होगी। 10 साल एक कमरे में बैठ के तैयारी करोगे। हमसे एक हमारे मित्र ने कहा कि पाषाण काल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा इलाहाबाद चले आओ, 2-4 कल्प के लोग मिल जाएंगे, युग की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि अब वहां भी माहौल बदल रहा है, अब बहुत परिस्थितियां वहां भी बदल रही हैं, चीजें वहां भी बदल रही हैं। और हम जब इलाहाबाद में थे सर, तब तो आईएएस की खान था, फैक्ट्री, मतलब आईएएस वाईएएस होना वहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बातें मानी आती थी 90 में से कि ये संदीप भैया आईएएस, हाँ बोले। ताराचंद हॉस्टल से 28 लोग आईएएस, जीएन झा से 50 लोग आईएएस, ये कंडीशन थी सर। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। डायरेक्शन सर, ये हमेशा रहेगा सर, इसको हटा ना पाओगे। बस एक काम कर दो, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, जो राजा तबका है वो एनलाइटेंड तबका होना चाहिए।